मेरी लाइफ की जो जर्नी है, इट्स अ टेल ऑफ स्मॉल स्टार्ट्स। तो वो आर के खन्ना ने डायग्नोस किया कि यू आर सफरिंग विद अ डिसीज कॉल्ड रेटिनिटिस पिगमेंटोसा, आरपी। उन्होंने तो सजेस्ट किया आर के खन्ना ने कि यार तुम इसको पढ़ाओ मत। खरसिया का जब भी नाम आता है तो काफ़ी अच्छी पर्सनालिटी है, तो ऐसा क्या है? आप खरसिया में अगर हैं तो यू नीड टू बी वेरी प्रोग्रेसिव, यू नीड टू बी वेरी वर्क ओरिएंटेड। एक बार क्या हुआ, आई वेंट टू जयपुर JLF, जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल। सो फिर मैंने आके एक कहानी मन में थी, कागज़ पे उतारा। कोविड के बाद मैंने स्टॉक मार्केट की लाइन मतलब राह पकड़ ली। मार्केट इज समथिंग विच आपको आपके पढ़ाई का रिजल्ट तत्काल दिखता है बाजार में। मैंने प्रीलिम्स दिया, मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में पास हो गया। फिर मेंस दिया, मेंस में मेरे 10 मार्क्स शॉर्ट थे इंटरव्यू के लिए। भारत, रशिया और चाइना से 3 देश ऐसे हैं जहां अमेरिका की फौज तैनात नहीं है। जब इन्फ्लेशन बढ़ता है तो सबसे पहले एसेट प्राइस इन्फ्लेशन बढ़ता है, उसके बाद शेयर्स का बढ़ना, शेयर्स का महंगा होना है। शेयर्स का बढ़ना, शेयर्स की कमाई बढ़ना नहीं है। लेकिन कोई पूछता है कि मार्केट क्या है, तो एक लाइन में, मार्केट इज द परसेप्शन ऑफ पब्लिक अबाउट द इकोनॉमी। और आज हमारे वो पॉडकास्ट में गेस्ट भी हैं जो एक ऑथर भी हैं, जिन्होंने बुक्स भी लिखी हैं, और साथ में डिस्पाइट ऑफ लाइफ के काफ़ी सारे चैलेंजेस जो हम लोग डिस्कस करेंगे, उन्होंने काफ़ी अच्छे कुछ अचीवमेंट्स किए हैं। एक सोशल वर्कर भी हैं, स्टॉक मार्केट पार्टिसिपेंट भी हैं, और साथ में एक सक्सेसफुल बिजनेस ओनर भी हैं। और मैं इनको ऑलमोस्ट 2020 से जानता हूँ। 4-5 ईयर्स हो गए हमारे साथ में एक दूसरे को काम करते हुए। काफ़ी सारी चीज़ों में हम लोग एसोसिएट्स भी हैं। तो मुझे लगा कि एक ऐसे पर्सन है जो अपनी स्टोरी से आप सबको काफ़ी अच्छा इंस्पायर कर सकते हैं, और आपको काफ़ी सारी लर्निंग होने वाली है पॉडकास्ट में। और एक हम लोग डिस्कस करेंगे कि लाइफ में जो आपको चैलेंजेस आ रहे हैं उनको कैसे आप कन्वर्ट कर सकते हैं अपॉर्चुनिटीज़ में, और किस तरीके से आप एक ड्रीम लाइफ होती है वो अचीव कर सकते हैं, और छोटे छोटे जो चैलेंजेस आ रहे हैं हमारे, या जो रोड ब्लॉक्स आ रहे हैं, उनको किस तरीके से हमको ओवरकम करना है, और क्या चीज़ें जो हैं वो आपको एंड ऑफ द डे मैटर करती हैं। मनी मेरे लिए डेफिनेटली सेकेंडरी है, पर मार्केट्स के बारे में भी थोड़ा बहुत हम लोग डिस्कस करेंगे, नेचर के बारे में डिस्कस करेंगे। काफ़ी पसंद है उनको ट्रैवल करना, चीज़ें एक्सप्लोर करना, तो हम लोग ये सारा एक डिस्कशन करने वाले हैं। तो हमारे गेस्ट हैं, मैं उनको वेलकम करना चाहता हूँ। वेलकम अविचल सर। थैंक यू। थैंक यू आज आने के लिए, एक टाइम देने के लिए। आज हम लोग शूट कर रहे हैं संडे, तो आपने एक प्रीशियस टाइम दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच। तो अविचल भैया, अपनी एक जर्नी के बारे में बताइए, और थोड़ा हमारे व्यूवर्स को अपने बारे में बताइए कि आपने कैसे स्टार्ट किया, और आपकी एक तरीके से बेसिकली आप कहाँ से हैं, आपकी स्कूलिंग कैसी हुई, क्या आपको लाइफ में चैलेंजेस आए, क्या क्या चीज़ें आपने एक्सप्लोर की लाइफ में। देखिए, सबसे पहले तो हेलो टू ऑल ऑफ व्यूअर्स। मेरी मेरी ज़िंदगी या मेरी लाइफ की जो जर्नी है, इट्स अ टेल ऑफ स्मॉल स्टार्ट्स। जब आप छोटे छोटे स्टार्ट लेते हो, उड़ने की कोशिश करते हो, फिर आप उड़ नहीं पाते, फिर आप दूसरे तरीके से अलग अलग तरीका अपनी लाइफ में एक्सप्लोर करते हो कि मे बी दिस इज़ माई पैशन, मे बी दिस इज़ माई पैशन। तो इट टुक मी अ वेरी लॉन्ग टाइम टू रीच टू माई अल्टीमेट पैशन। सो मैं खरसिया से बिलोंग करता हूँ, और ट्रेडिशनल मारवाड़ी फैमिली में पला बड़ा हूँ। फादर बिजनेसमैन थे, तो कभी ये तो चिंता रही ही नहीं कि काम क्या करना है। तो बाद में ग्रेजुएशन किया, उसके बाद बिजनेस करने लगे। जब हम जैसे हमारा पेट्रोल पंप का बिजनेस था, तो पेट्रोल पंप के बिजनेस में फूड डिपार्टमेंट के लोगों से हमारा काफ़ी इंटरेक्शन होता है। ओके। तो देयर वाज अ फ्रेंड ऑफ माइन कॉल्ड मिस्टर जगदीश साहू। तो वो उस टाइम में फूड इंस्पेक्टर थे। तो वो उन्होंने कहा कि यार तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुमको तो एडमिनिस्ट्रेशन में होना चाहिए। तो वो उन्होंने मेरे को एक रास्ता पकड़ा दिया। मैं शादी के 3 महीने के बाद सब काम धाम छोड़ के UPSC की पढ़ाई करने में लग गया। तो वो मेरे को पता नहीं, एक प्रभु की प्रेरणा हुई जो भी।
तो वो मैंने फिर 1-1.5 साल वो किया, फिर ड्यू टू सर्टेन रीजंस मैंने छोड़ा। उसके बाद मैंने फिर बिजनेस पे फोकस करने की कोशिश की। फिर एक बार क्या हुआ, आई वेंट टू जयपुर JLF, जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल। अब बचपन से मेरे को रीडिंग का, राइटिंग का काफ़ी शौक था। तो देयर आई सॉ सो मेनी पीपल राइटिंग, लर्निंग, लाइक रीडिंग अबाउट देयर ओन जर्नी, एक्सप्लोरिंग द लाइफ। ओके। सो फिर मैंने आके एक कहानी मन में थी, तो उसको मैंने फिर अपने कागज़ पे उतारा। फिर अल्टीमेटली दैट गॉट पब्लिश्ड। आजकल यू नो यू हैव सो मैनी मीडियम्स, आप सेल्फ पब्लिश कर सकते हैं, पब्लिशर से कांटेक्ट करते हैं। तो टेक्नोलॉजी हैज़ गिवन सो मच टू अस। उसके बाद फिर अल्टीमेटली कोविड हुआ, तो कोविड के बाद मैंने स्टॉक मार्केट की लाइन, मतलब राह पकड़ ली। ओके। फिर उसके बाद जब मैंने मार्केट को एक्सप्लोर करना शुरू किया, तो आई फाउंड स्टॉक मार्केट टू बी द अल्टीमेट गोल ऑफ माई लाइफ। कि वो उसमें जो मज़ा आया, मैंने कभी एक्सपीरियंस किया नहीं था पहले। तो ऐसा धीरे धीरे आगे बढ़ा। आज भी एक तलाश ही है, पर अब ये लगता है कि हाँ, फाइनली आई हैव रीच टू अ डेस्टिनेशन, कि ये मेरे को एक ऐसा काम है जो मेरे को पूरी ज़िंदगी अब करना है यहाँ से। तो मार्केट यही है, मुझे भी यही लगता है कि मार्केट का जो एक तरीके से फिलॉसफी ऑफ मार्केट इज फिलॉसफी ऑफ लाइफ लगता है। बिल्कुल, बहुत सारी चीज़ें हमको मार्केट से सीखने के लिए मिलती है। तो एक चीज़ और है, खरसिया का जब भी नाम आता है तो बहुत सारे लोग जो है, इवन मैं भी काफ़ी लोगों से मिलता हूँ जो लोगों ने बहुत सारा चीज़ें ओवर अचीव की है। इवन मेरे कुछ पुराने कॉन्टेक्ट्स भी हैं खरसिया में आपसे मिलने से पहले। इवन रामदेव अग्रवाल जी जो हैं वो भी बेसिकली खरसिया से हैं, काफ़ी अच्छी पर्सनालिटी है। तो ऐसा क्या है खरसिया के, कुछ पानी में ऐसा कुछ है क्या? खरसिया, अंकुश भैया, खरसिया इज वेरी डिमांडिंग। आप खरसिया में अगर हैं तो यू नीड टू बी वेरी प्रोग्रेसिव, यू नीड टू बी वेरी वर्क ओरिएंटेड। ओके। जैसे आप खरसिया में, आपका कांस्टेंट असेसमेंट बहुत है वहाँ पे कि आप क्या कर रहे हो। लोगों के अंदर एक कंपटीशन बहुत है आपस में, हेल्दी कंपटीशन बहुत है। जैसे आप खरसिया से बहुत लोग माइग्रेट होके रायपुर आए, आज बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज चला रहे हैं। तो वो एक वहाँ पे कल्चर ही है कि जो सक्सेसफुल नहीं है उसके लिए खरसिया में ज़्यादा जगह नहीं है। तो वो वहाँ पे हमारा एक मतलब बेसिक वे ऑफ लाइफ ही ऐसा है। तो मुझे आपसे बात करके, अभी जो रिसेंट में एक मूवी आई थी भैया राजकुमार राव की, श्रीकांत बोला राइट। सो मेरे को लग रहा है कि आप छत्तीसगढ़ के श्रीकांत बोला है, तो अपने उस पार्ट के बारे में थोड़ा सा हमको हाँ, देखिए, व्हेन आई वाज अराउंड 6-7 years old, सो उस टाइम में जो अपना बच्चों का मुंडन होता है, तो हमारे यहाँ मुंडन होता है दिल्ली में। ओके। तो मैं दिल्ली गया हुआ था, तो माय ग्रैंडमदर हैड सम डाउट अबाउट माय आईसाइट। ओके। At that time I could see everything. I was very proper. Okay. So उस टाइम प्रेसिडेंट was शंकर दयाल शर्मा, तो उनके एक पर्सनल डॉक्टर होते थे आर के खन्ना। ओके। तो आई वेंट टू सी डॉक्टर आर के खन्ना। तो वो आर के खन्ना ने डायग्नोस किया कि यू आर सफरिंग विथ अ डिसीज कॉल्ड रेटिनिटिस पिगमेंटोसा, आरपी। सो देन माय फादर आस्क्ड मी, ये आरपी क्या है? तो वो बोले, मतलब इसका मतलब ये है कि धीरे धीरे आपके बच्चे की आंखों का रेटिना धीरे धीरे खराब होता जाएगा। तो खराब होता जाएगा तो फिर तो बोले अल्टीमेटली एट द एज ऑफ 25 to 30 ही विल बिकम ब्लाइंड। तो माय फादर ही वाज वेरी डिवास्टेटेड। लेकिन उन्होंने फिर कहा तो फिर मैं क्या करूं? तो बोले, उन्होंने तो सजेस्ट किया आर के खन्ना ने कि यार तुम इसको पढ़ाओ मत, ज़्यादा अगर पढ़ाओगे तो और ज़्यादा स्ट्रेन पड़ेगा। राइट। तो बट माय फादर डिडंट रेव इट। वो उन्होंने कहा कि नहीं यार, अब अगर पढ़ेगा ही नहीं तो ज़िंदगी में रहेगा क्या? राइट। तो उसके बाद में आने के बाद आई वेंट टू दिस क्राइस्ट चर्च कॉलेज, क्राइस्ट चर्च स्कूल जबलपुर फॉर बोर्डिंग। ओके। तो उन्होंने मेरा मतलब उतना डायग्नोज होने के बाद भी एक बोर्डिंग स्कूल में एडमिशन करा दिया एक बार। तो ग्रेट। फिर देयर वहाँ पे स्कूल वालों ने कहा कि नहीं यार, आपके बच्चे को तो प्रॉब्लम है अभी से। तो फिर मैंने
स्कूल मतलब बोर्डिंग स्कूल छोड़ के फिर खरसिया में आके लोकल हमारी जो स्कूल थी, नेशनल कॉन्वेंट स्कूल थी, उसमें मैंने पढ़ाई की। सो फाइनली मतलब आपको इनिशियली चैलेंजेस आए, बट आपको मतलब पार्शियली धीरे धीरे एक्चुअली मतलब कॉलेज तक तो समहाउ आई मैनेज्ड। कॉलेज तो मैंने खुद ही पढ़ के मतलब खुद ही लिखा। ओके। फिर धीरे धीरे विजन डाउन होती गई। बट क्या होता था हमको तो मालूम ही था कि ऐसा होने वाला है। हाँ। तो वो कोई बहुत इसमें एक चीज़ मेरे साथ बड़ी इंटरेस्टिंग और हुई कि 2002 से आई स्टार्टेड टेकिंग ट्रीटमेंट फ्रॉम एक श्रीधरियम आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है केरला में। Okay. उनका एक ब्रांच यहाँ रायपुर में भी है। ओके। तो वहाँ पे मैं ट्रीटमेंट कराने आता था। उन्होंने कुछ सालों तक मेरी विजन मेंटेन भी की। कुछ 5-7 साल तक उन्होंने आगे उसको खींचा। तो वहाँ में आई इंटरैक्टेड विद सो मेनी पीपल, लोग क्या कर रहे हैं जिंदगी में, ऐसा करके फिर धीरे धीरे गाड़ी चलती रही। फिर एक स्टेज ऐसी आई कि अब फर्क भी नहीं पड़ता कि भैया आपको कितना दिखता है, क्योंकि जो दिखने के ऊपर डिपेंडेंट काम है वो आप नहीं कर पा रहे हो। तो ठीक है, उस चीज से मैं आगे बढ़ चुका हूँ काफी। ग्रेट। इवन मूवी में भी बताया था कि आप हमको इवन ऐसे जो पर्सन्स हैं जिनको थोड़ा सा भी इश्यूज है कुछ है, तो आप उनको ऐसा मत लो या उनके लिए ऐसा मत सोचो कि हाँ ये चैलेंज वो फेस कर रहे हैं। हमको कहीं ना कहीं एक आम पब्लिक को चाहिए कि उनको नॉर्मल ट्रीट करे, क्योंकि हम भी नॉर्मल अभी डिस्कशन कर रहे थे कि आपको हर जगह सेम चैलेंजेस फेस कर रहे हो लाइफ में, सारी चीजें इक्वली है, राइट। सो ये चीज को लेके हमको कहीं ना कहीं मुझे भी ऐसा लगता है कि इंडिया में थोड़ा सा आगे बढ़ना पड़ेगा ये चीजों को। या अब आगे काफी क्या हो रहा है, ये सब चीजें पहले क्या होता था, आज से 15 साल 20 साल पहले तक तो द मोमेंट समवन सॉ अस तो वो सिंपैथी दिखा देते हैं। फिर सिंपैथी से हम एम्पैथी में पहुंचे कि ठीक है भैया प्रॉब्लम है तो क्या है, लेकिन लाइफ हैज टू गो ऑन, राइट। अब तो क्या होता है, जब आप काम करने लगते हो, पैसा कमाने की दौड़ में लग जाते हो, तो सामने वाले को आपसे कहीं ना कहीं भय लगता है कि इतना प्रॉब्लम के साथ भी ये सब मैनेज कर रहा है, तो अभी हम कहाँ हैं, हम इससे आगे क्यों नहीं है। तो वो पहले हमको इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता था, अब सामने वालों को कई बार होता है। देख के बड़ा मजा भी आता है कि यार ये क्यों घबरा रहा है, राइट। तो ये काफी अच्छा पॉजिटिव आपने लिया। और मुझे लगता है कि मैं नॉर्मल भी डिस्कस करता हूँ कि जो शिक्षा है या एजुकेशन है वो आपने कंटिन्यू रखी और नई लर्निंग करते गए। मार्केट भी मुझे पता है कि आपने कितना टाइम दिया मार्केट को, कितने सारे हम लोगों ने डिस्कशन किए हैं। तो स्टडी वाला पार्ट मेरे को कहीं ना कहीं ये लगता है कि डेफिनेटली। देखिए आज भी मैंने 1.5-2 साल यूपीएससी की पढ़ाई की। उस टाइम में मेरे को एवरेज में आप समझिए 14 घंटा रोज पढ़ना पड़ता था। ये बात है 2009 से लेके 2011 की। ओके। तो मैंने वो छोड़ भी दिया, तो मैं वो पढ़ाई में छोड़ नहीं पाया। तो आज भी मेरा एक रूटीन है कि मैं 7-8 घंटा 6-7 घंटा तो रोज मेरे को पढ़ना ही है। उसके बिना मतलब मेरे को गले से खाना नहीं उतरता। इनकम्प्लीट लगता है। हाँ बिल्कुल इनकम्प्लीट लगता है ना, क्योंकि आपकी आदत है। मतलब आप 6 घंटा तक तो पढ़ना पेनफुल भी नहीं जाता, बर्डन भी नहीं लगता कि हाँ यार कुछ, मतलब अब तो क्या होता है ना, आप सिस्टम के साथ चलने लगते हो। इसलिए मेरे को मार्केट में और मजा आया, क्योंकि मार्केट इज समथिंग यू नो विच आपको आपकी पढ़ाई का रिजल्ट तत्काल दिखता है बाजार में। अगर आप सही पढ़ रहे हो और सही तरीके से उसको फॉलो कर रहे हो, तो आपको लगता है कि पिक्चर हाँ मेरी स्क्रिप्ट के हिसाब से ही चल रही है। राइट। सो हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं। अविचल भाई आप काफ़ी ट्रैवल भी करते हैं। लास्ट टाइम हम लोग डिस्कस किए थे तो आपने यूरोप ट्रिप भी किया था बाई रोड, जो काफ़ी लोगों का मेरे को लगता है ड्रीम एक तरीके से इवन मेरा भी ड्रीम है। तो ट्रैवल के बारे में बताइए कि आपको जब आप घूमते हैं या कहीं नई जगह में जाते हैं, उस चीज़ को फील करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, तो आपको कोई ना कोई क्या आपको एक बोलना चाहिए एड्रेनलिन रश होता है हर के उस पे क्या होता है ना, हम कुछ भी देखिए, आपने फिल्म देखी होगी ना हम तुम, जिंदगी बहुत लंबी है पर वक्त बहुत कम है। राइट। हम लोग
3 फ्रेंड हैं खरसिया में, तो हम ऐसा ही एक दिन घूम रहे थे। ओके। तो हमारा आज भी एक रूटीन है कि 1-1.5 घंटा रोज दोस्तों के साथ बिताना है। तो उस दिन क्या हुआ, मतलब वी वर सपोज टू प्लान अ ट्रिप टू लेह, अच्छा। कि यार आजकल का बड़ा क्रेज है, चंडीगढ़ से बाई रोड जाएंगे और लेह जाएंगे, लेह से श्रीनगर मनाली रूट से जाएंगे और श्रीनगर रूट से वापस आएंगे। तो मेरा एक दोस्त था, वो ऑलरेडी गया हुआ था। ओके। तो बोला यार उसमें भी तो 15 दिन लग जाएंगे, कॉस्टिंग इतनी लग जाएगी, अब यार ये तो तैयार नहीं हो रहा है। तो अब ऐसा कुछ इसके सामने परोसो जिसके लिए तैयार हो जाए। तो हमारा एक चौथा दोस्त था, वो फ्रैंकफर्ट रहता है। ओके। वो खरसिया का से हमारे साथ ही पढ़ता था, तो वो फ्रैंकफर्ट आजकल सेटल हो गया 4-5 साल से। तो उससे बात हुई तो बोले तुम यहाँ आ जाओ। ओके। तो हमने आओ देखा ना ताव चल पड़े। हाँ। तो बोले कितने दिन लगेंगे, तो 20-25 दिन का जो है तुम टिकट ले आओ। वी फ्लू टू फ्रैंकफर्ट। ओके। वहाँ हमने एक व्हीकल हायर किया, रेंट किया। तो हम 3 लोग थे। वन ऑफ माई, वहाँ आपको सेल्फ ड्रिवन कार में ही गुजारा करना पड़ता है, क्योंकि वहाँ का आप शोफर रखने जाओगे तो उसका चार्ज होता है लगभग 25-30 हज़ार रुपये पर डे का। हाँ हाँ। तो हमारे पास गाड़ी थी, और वहाँ रोड नेटवर्क यूरोप में इतना अच्छा है कि अगर आप 1 घंटे में 100-110 किलोमीटर कवर कर रहे हो तो आप फास्ट नहीं चल रहे हो। मतलब हमारी गाड़ी का जो आप स्पीडोमीटर था वो 180 से चालू होता था। तो हमको तो आप अच्छा, सब इंडिया में और यूरोप में सबसे बड़ा जो डिफरेंस है वो है प्रिडिक्टेबिलिटी का। जैसे इंडिया में कब आपको कौन रोकेगा वो आपको पता नहीं है। यूरोप में जब आपने गाड़ी हायर की, आपने अपना ड्राइविंग लाइसेंस दे दिया, आपने उनका टोल का पैसा पटा दिया, तो आप यू वोंट बिलीव हमारा 5600 किलोमीटर की जर्नी में एक बार भी हमारी गाड़ी किसी ने रोकी भी नहीं। इवन बॉर्डर में भी किसी ने नहीं रोकी। मतलब वो हम चलते जाते थे, कंट्री पार हो जाती थी, हमको पता ही नहीं चलता। एक दिन तो ऐसा हुआ कि हम मतलब 11 बजे सुबह वी स्टार्टेड फ्रॉम वियना ऑस्ट्रिया, फिर हमने ऑस्ट्रिया पार किया, फिर हमने जर्मनी पार किया आधा, फिर हमने स्विट्जरलैंड में एंटर किया, और स्विट्जरलैंड में जाके हम लूसन पहुंचे रात को 9-9:30 बजे। तो हमने देखा कि यार किलोमीटर में 950 किलोमीटर पार हो गया एक ही दिन में। तो वो मतलब थ्रिलिंग एक्सपीरियंस। ग्रेट। तो इंडिया में आपने कहाँ चीजें एक्सप्लोर की, कहाँ गए आप इंडिया में? आई एम लवर ऑफ नॉर्थ ईस्ट। ओके। स्पेशली अरुणाचल, मेघालय, ये मैंने काफ़ी एक्सप्लोर किया। फिर हिमाचल तो एज गुड एज दैट। उसके बाद मैंने ये जो अपने धार्मिक केंद्र हैं इंडिया में, 4 धाम है या 10-12 ज्योतिर्लिंग है, इनमें भी काफ़ी यात्राएं की। ओके। तो उनको देख के आपको मतलब मेरे को काफ़ी सेंस आया कि इंडिया का कल्चर क्या है, इंडिया का बिलीफ क्या है। जैसे आप जब शंकराचार्य मठ में जाते हो या आप कोई स्पिरिचुअल, मैं आपको एक बहुत अच्छा इंसिडेंट बताता हूँ। हम लोग वी वेर इन सिक्किम। ओके। तो सिक्किम में मैं और मेरी फैमिली हम एक मोनेस्ट्री में घुसे। अब उस मोनेस्ट्री में जब हम घुसे तो अंदर कुछ म्यूजिक का, कुछ प्रेयर टाइप का, आरती टाइप का चल रहा था। तो अब आप एक हॉल है, आप उसमें चल रहे हैं। अब हम घुस गए अंदर और हम पीछे में जाके बैठ गए। तो हम जैसे ही बैठे ना तो एवरीवन बिकेम साइलेंट। तो वो उनका जो प्रोसेशन था वो बंद हो गया। तो यार हमको लगा यार कुछ मौन व्रत टाइप का कुछ होगा। तो आप समझो हम ऑलमोस्ट 7-8 मिनट तक हम बैठे रहे। फिर भी गॉट बोर्ड, यार तो कुछ कर नहीं रहे। तो हम खड़े हुए, चले गए। जैसे ही हम डोर पार किए, दे अगेन स्टार्टेड। तो वो बाद में हमको पता चला उनके कल्चर में ये था कि वो आप जो उस क्या नाम है, उनका क्लास को जो फॉलो कर रहे हैं, वो एक एक्चुअली एक स्कूल थी, बुद्धिस्ट स्कूल थी। तो वो सिर्फ उनके लिए एक्सक्लूसिव कंटेंट था। पर वो दे शोड अस सो मच मॉडेस्टी कि वो आपको नहीं बोलेंगे कि आप उठो यहाँ से।
तो जब तक हम बैठे रहे तब तक 25 लोग बिल्कुल वेटिंग में थे। ओके। फिर हम उठे तो लाइक इतना फैसिनेटिंग था कि यार ऐसा भी होता है, और ये इंडिया छोड़ के तो मैंने कहीं देखा नहीं। राइट। तो इंडिया में तो बहुत कुछ है एक्सप्लोर करने के लिए। आप अलग अलग कल्चर्स देखिए, अलग अलग धर्म देखिए। आप बीचेस, जैसे मैं अंडमान गया था, तो अंडमान में जो इनके हैवलॉक आइलैंड, नील आइलैंड, इट्स सो ब्यूटीफुल। मतलब यू इवन कैन थिंक ऑफ बेल्जियम के बीचेस और अंडमान के बीचेस आर सेम। राइट। तो बहुत कुछ है, आप दुनिया देख लो, आप हिंदुस्तान में, आपको कहीं जाने की जरूरत ही नहीं। इवन मुझे तो उड़ीसा भी काफी नेचर के हिसाब से बहुत ही ब्यूटीफुल बहुत लगता है। इवन गोपालपुर हम लोग गए, आप भी गए। हाँ, गोपालपुर तो इतनी अमेजिंग जगह है और इतने क्लीन बीचेस हैं इंडिया में भी। तो कहीं ना कहीं हमको है काफी सारी चीजें एक्सप्लोर बहुत सारी चीजें, इंडिया और में। आज भी मतलब जो लोगों को मालूम ही नहीं है। हाँ, अनएक्सप्लोर्ड जगह है। इवन Explore- छत्तीसगढ़ भी लोग इतना हाँ, टूरिज्म हाँ। कुछ भी नहीं है। अरे अपने यहाँ जो केशकाल घाटी हाँ, है, केशकाल घाटी है। अभी मतलब नक्सलाइट्स के ऊपर काफी ये सब लगा है, एक्शन हुआ है। उसके बाद वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाया है उसको, केशकाल घाटी को, इस साल। राइट। अब हम छत्तीसगढ़ में रहते हैं, हमको ही नहीं मालूम था केशकाल घाटी क्या है। जैसे आपने बताया कि आपको किसी ने एक तरीके से बोलना चाहिए इंस्पायर किया कि आप जाइए यूपीएससी के लिए फाइट करिए। तो कहाँ पे आपको लगा कि भाई ये दिस इज द रियल टाइम कि मुझे एक बैक स्टेप लेना चाहिए, या मेरे लिए जो चीज बनी है वो मेरे लिए नहीं बनी, वो वाला थोड़ा सा पॉइंट आप बताइए। यूपीएससी की जब कोई स्टूडेंट ये सोचता है कि मैं यूपीएससी परस्यू करूं, या क्या मेरे को इसको परस्यू करना चाहिए, तो एक बहुत रियलिस्टिक व्यू होना बहुत ज़रूरी है। कि मान लो आप यूपीएससी पास हो जाओगे, तो फिर आप जब जॉब करोगे तब आपके पास किस तरह के चैलेंजेस आएंगे। राइट। जैसे जैसे मतलब हमारा देश आगे बढ़ता जा रहा है, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ते जा रही है, तो गवर्नमेंट ऑफिसर्स को, एग्जीक्यूटिव्स को, एम्प्लॉयज को एलिमिनेट करना चाहती है। गवर्नमेंट ये नहीं चाहती कि उनके पास क्या ना मैन पावर बढ़े। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूँ, इंडिया में जितनी जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की जितनी स्ट्रेंथ, डेजिग्नेटेड स्ट्रेंथ है, और जितनी आज है, उसमें 10 लाख का फर्क है। ओके। मतलब अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सारे रिक्त पदों को भरे तो 10 लाख भर्तियां करनी पड़ेंगी। ओके। पर सरकार क्या सोचती है, अभी का जो हमारा बजट है, अगले 10 साल तक इतना ही बजट रहना चाहिए। तो गवर्नमेंट, आप एक ऐसी जॉब परस्यू करने जा रहे हो, है ना, जहाँ गवर्नमेंट ये चाहती है कि आगे ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी हम इम्पोज कर दें, ट्रांसपेरेंसी बढ़ा दें। राइट। तो आप यूपीएससी करने से पहले सबसे पहले ये सोचो कि मेरे को एक 70,000 या 1 लाख रुपए महीने की ब्रेड एंड बटर जॉब करनी है, क्या मैं इसके लिए तैयार हूँ। फिर दूसरी बात, जो उसके जॉब रिलेटेड प्रेशर आएंगे, ठीक है, आपको पास करने के लिए जो लड़ना है वो तो ठीक है, पर आप अपने यूथ का, अपनी जवानी का 2 साल 3 साल उसके पीछे लगाओगे तो आपको कुछ हासिल होना चाहिए उसके पीछे। हाँ, एक बात मैं ज़रूर बोलूँगा कि जो आपने 12th फेल मूवी में देखा कि लोग, हज़ारों लाखों लोग जाके दिल्ली मुखर्जी नगर में या पढ़ाई कर रहे हैं, तो इंडिया इज़ creating a lot of talent and India is wasting a lot of talent both। आप अगर यूपीएससी की इस पढ़ाई 2 साल कर लो तो यू नो एवरीथिंग ऑफ इंडिया। वो आपको बिल्कुल ऐसा ऐसा आपको पढ़ाते हैं कि वो जो उनका यूपीएससी का जो कंटेंट होता है वो पूरा नेशन फर्स्ट वाला कंटेंट होता है। तो आपको एक एक जगह, एक एक कल्चर, एक एक क्रीड, एक एक सिस्टम के बारे में आपको पढ़ना होता है। राइट। तो अगर आप यूपीएससी पढ़ने के बाद में पास नहीं भी हुए तो भी यू लर्न अ लॉट। तो मैं तो ये बोलूँगा कि आप यूपीएससी चाहिए, बिल्कुल पढ़िए, 1 1.5 साल 2 साल उसको फॉलो कीजिए। नहीं पास होते हैं तो उस चीज़ का अपने मन में गम मत रखिए, क्योंकि 5 लाख लड़के एग्ज़ाम देते हैं प्रीलिम्स के लिए। 5 लाख लड़कों में आप समझो कि प्रीलिम्स पास होने के बाद में
अराउंड 15,000 क्या नाम है 13,000 से 15,000 लोग फिर मेंस देते हैं। उसमें फिर 3,000 लोग इंटरव्यू देते हैं, उसमें 1,000 सीट आती है मुश्किल से हर साल। तो स्वाभाविक सी बात है कि 5 लाख तो पास ही नहीं हो सकते। राइट। जब 5 लाख में 1,000 ही पास होने हैं, आप यूपीएससी को सिर के ऊपर नहीं समझो। राइट। इट्स मेड ऑफ फॉर ह्यूमन ओनली। हाँ, बस ये है, उसको आप एक पैशन की तरह लीजिए, जाइए पढ़िए। आप अगर पास नहीं भी होते हैं तो आप आगे बढ़िए, ज़िंदगी बहुत लंबी है, बहुत सारे अलग अलग फील्ड्स हैं आज तो अचीव करने के लिए। राइट। तो आपने कितने साल प्रिपरेशन किया? मैंने सिर्फ 1.5 साल प्रिपरेशन किया। ओके। मैं कोई कोचिंग सेंटर में नहीं गया, घर में बैठ के सेल्फ स्टडी की। मैंने प्रीलिम्स दिया, मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में पास हो गया। वाह। फिर मेंस दिया, मेंस में मेरे 10 मार्क्स शॉर्ट थे वाह। इंटरव्यू के लिए। बाद में इन्होंने एक यूपीएससी ने एक क्या नाम है एक अध्यादेश जारी किया ओके। कि जो लोग ब्लाइंड कैटेगरी में या विजुअल इम्पेयर्ड कैटेगरी में यूपीएससी भर रहे हैं, फॉर्म भर रहे हैं, हम उनको आईपीएस आईएएस ये सब सर्विसेज में नहीं लेंगे। ओके। तो फिर मेरे को ऐसा लगा यार मैं पढ़ाई भी करूं और अगर मेरे को आईएएस आईपीएस नहीं देंगे तो मेरे को फिर परस्यू करना वर्थ नहीं लगा। फिर बाद में शायद रूल चेंज हुआ, मेरे को पता नहीं, लेकिन फिर मैंने इसीलिए छोड़ा उसको। अच्छा, तो आपका मेरे को लगता है लाइफ में यही था कि भाई करना है तो बड़ा चीज ही करना है, छोटे चीज के लिए क्यों फाइट करना? नहीं, मैं तो एक चीज बोलता हूँ अंकुश भैया, हाँ। कोई भी बच्चा सोच छोटी नहीं होनी चाहिए। हमेशा सोच आपकी ये होनी चाहिए कि मैं मतलब एक्सेल करूं लाइफ में। बच्चों की बात है तो अभी की जनरेशन की अगर हम लोग बात करें और थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करें, मेरा आपसे थोड़े टाइम पहले भी एक डिस्कशन हो रहा था कि टाइम मैनेजमेंट को लेके, और साथ में जो चीज़ें हैं वो मुझे लगता है कि अभी के जो यूथ है वो ज़्यादातर सोशल मीडिया और ये सब चीज़ में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो आप उस चीज़ को किस तरीके से देखते हैं, या उनके लिए क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, और क्या बड़ा पिक्चर वो मिस कर रहे हैं? सोशल मीडिया तो देखिए इट्स पूरा इन शॉर्ट कहा जाए तो यूथ को खराब कर रहा है। अगर मतलब मैं ऐसा व्यू दे दूं तो बहुत हद तक मेरी बात सही होगी। सोशल मीडिया 24 घंटे में 1 घंटे के लिए ठीक है, राइट। पर आप सोशल मीडिया में जो लोग आपको कंटेंट परोस रहे हैं, आप उनको उनका इंटेंशन समझो। जैसे मैं आपको एक इसके बारे में एक छोटी सी बात बताता हूँ। हाउ डिड मार्क जकरबर्ग इन्वेंटेड फेसबुक? तो वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, उनको एक प्रोजेक्ट बनाना था। तो अपने स्कूल में जो उनका एंट्रेंस था उसके बाद एक दीवार पे एक बिलबोर्ड लगाया उन्होंने, ओके। है ना, उसका नाम रखा बुक। तो उनका एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट था कि लोग अपने आके जो रैंडम थॉट्स उनके मन में आ रहे हैं वो उसमें लिखें। तो लोग जब उसमें अपने रैंडम थॉट्स लिखने लगे तो लोग क्या करते थे, जो पहले लिखा हुआ होता था उसके एक्शन रिएक्शन में कुछ कुछ लिखते थे। तो आप हमारे अंदर विचारों का ज्वर होता है। एक साइंटिफिक स्टडी कहती है कि एक इंसान के मन में 1800 से 2500 तक विचार आते हैं नॉर्मल कोर्स में। तो उन विचारों को हमको मीडिया नहीं मिलता कि हम लोगों को बता सके। तो जब उन्होंने एक बिलबोर्ड चिपकाया तो उन्होंने देखा कि लोग धीरे 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 उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। कोई किसी ने कुछ लिखा, फिर रिएक्शन में किसी ने और कुछ लिख दिया, नहीं ऐसा करो, है ना। तो बाद में उन्होंने उसको फिर ऐप बनाया। तो सोशल मीडिया आपको सोशलाइज करने के लिए है। तो अगर मान लो आप 24 घंटे में, पहले जब गांव के चौपाल में सोशलाइजिंग होती थी तब दिन में 1 घंटे 1.5 घंटे ही होती थी। तो आप यार 1-1.5 घंटा सोशल मीडिया पे सोशलाइजिंग कर रहे हो तो कोई बुराई नहीं है। पर सोशल मीडिया इज नॉट योर लाइफ। इतना ही है, यूथ को उसको हैंडल करना सीखना चाहिए, सीखना ही पड़ेगा आगे जाके। तो विचल भैया थोड़ा सा आप अपनी बुक के बारे में बताइए कि आपने बुक लिखी तो उसके पीछे का क्या, मेरे को ये चीज़ समझ में आई आपसे डिस्कस करके
कि थॉट्स बहुत सारे सबके रहते हैं, सपने सबके हैं, बट जो फाइनली उस चीज़ को एग्जीक्यूशन में ले आता है, वो जो फाइनली बोलना चाहिए कि हाँ एक इनिशिएट लेता है, जैसे आपको लगा कि हाँ भाई मेरे को करना चाहिए, पर आपने अल्टीमेटली किया, आपको मार्केट लगा कि मार्केट पे आना चाहिए, तो आपने एफर्ट्स करे, इनपुट्स किए, और बहुत सारे डेफिनेटली आपको सेटबैक्स भी लगे होंगे, इवन मार्केट पे भी लगे होंगे जब आपने स्टार्ट किया। जैसे आप डिस्कस कर रहे थे कि पहले आप 2007-8 में क्रूड में आपने हाँ। ट्रेडिंग चालू की, तो वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो मुझे लगता है कि इसके बारे में आप थोड़ा सा बताइए कि बुक जो आपने लिखी उसका आपके पीछे क्या था और क्या है बुक, अगर हम व्यूअर्स को बता सके तो। मैं इसके बारे में मैं आपको एक ये बोलता हूँ कि जैसे मैं जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल गया, तो वहाँ पे उनके 1-1 घंटे के सेशंस होते हैं। ओके। वो आपको पहले 2-3-4-5 दिन वो फेस्टिवल चलता है, उसका आपको पूरा लाइनअप देते हैं कि हमारे ये शो होंगे। ओके। उन शोज में क्या होता है, नॉर्मल कुछ एक्सपर्ट्स स्टेज पे बैठते हैं और वो अपने विचार रखते हैं वहाँ पे, उसके बारे में डिस्कशन होता है। तो मैं जब जयपुर गया, तो क्योंकि मैं एक यूपीएससी का स्टूडेंट था, तो मैंने देखा कि यार यहाँ तो इतनी डाइवर्स चीज़ें अलग अलग डिस्कस हो रही है, और लोग अपने विचारों को मूर्त रूप में प्रकट कर रहे हैं। मतलब हमारे अंदर बहुत सारे विचार होते हैं, पर हम उसको मतलब रेत तो है, पर हम उससे कुछ बना नहीं पाते, शेप नहीं दे पा रहे हैं। राइट। तो मेरे को वहाँ पे एक था कि हाउ टू राइट अ बुक। तो उन्होंने मेरे को वहाँ पे मैंने सीखा कि आपको एक बुक जब लिखनी होती है, तो आपको पहले उसका ब्रॉडर डिज़ाइन बनाना चाहिए। जैसे आप घर बनाते हैं ना, तो उसमें आप चैप्टर्स की हेडिंग्स बना लो, फिर आप चैप्टर का एक लेंथ डिसाइड कर लो, फिर आप धीरे धीरे कहानी उसको एग्जीक्यूट करते जाओ। तो मेरे को एक उसका प्रोफार्मा समझ में आया। फिर जब मैंने आके शुरू किया, तो 1 चैप्टर लिखा, 2 चैप्टर लिखा, तो मेरे को बहुत स्टार्ट इंजॉइंग, क्योंकि मेरी लाइफ में जो भी मैंने दिलचस्प देखा था वो सब मैंने उसके अंदर डाल दिया। तो जब बुक बन के तैयार हुई, तो इट वाज अ मोमेंट ऑफ लाइफ कि यार हाँ, हमने 45 दिन में 70-80 हज़ार वर्ड्स की बुक लिख डाली, दिन में 4 घंटा 5 घंटा लगा के। तो ऐसा लगा कि यार ये तो माउंट एवरेस्ट फतह हो गया। पर क्या होता है, आपके जो प्रयास है वो थोड़े मार्केट रिलेवेंट भी होने चाहिए। मैंने पहली बुक लिखी, बहुत अच्छी लगी, पढ़ने में भी बहुत अच्छी लगी। बाद में मेरे को लगा कि अब मेरे को शायद जो रीडर्स हैं उनके हिसाब से लिखना पड़ेगा। राइट। तो पहली तो जो मैंने लिखी वो मैंने मेरे हिसाब से लिखी। राइट। तो नो डाउट, मतलब इट्स अ गुड मीडियम, आप अपने मन की बात रखिए। और मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा कि जो पढ़ने वाले लोग हैं वो दे आर सो लवली पीपल। मतलब वो आप पढ़ते हैं, तो जब आपकी बुक कोई पढ़ता है, आपसे उसके बारे में डिस्कस करता है, तो वो बहुत अच्छा लगता है। ग्रेट। तो आप जो बुक है उसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि किस बारे में। बुक जो है वो है, उस बुक का नाम है सिग्नेचर स्माइल। एक लड़की होती है जो नॉर्मल सी मिडिल क्लास लड़की है, बंगाली कम्युनिटी की लड़की है। ओके। और जो लड़का होता है वो हमारे छत्तीसगढ़ का, रायपुर का मारवाड़ी लड़का होता है। तो वो क्या नाम है, वहाँ पे गुवाहाटी जाता है घूमने दोस्तों के साथ, और वहाँ फिर वो कैसे आपस में मिलते हैं, फिर आगे उनकी लाइफ में किस तरह के चैलेंजेस आते हैं। उस बुक का मैसेज ये है कि परसिवियरेंस, मतलब इफ़ यू लव समवन देन योर लव मस्ट हैव द कैलिबर एंड परसिवियरेंस। राइट। आप जिंदगी में किसी भी चीज, चाहे आप किसी लड़की का भी पीछा करो, तो पीछा करना तो अच्छे से करना, आधे मन से नहीं कर। आधे मन से नहीं करना। तो ज्यादा बुक के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे हम लोग, क्योंकि जो हाँ, viewers ये हैं वो read बोलूंगा कर रहे हैं। जरूर कि पढ़िए, बुक किंडल पे अवेलेबल है। और अगर आप लोग पढ़ेंगे और मेरे को अपने व्यूज भेजेंगे तो मेरे को बहुत अच्छा लगेगा। मजा आएगा। तो डेफिनेटली सबको रीड करना चाहिए बुक का। हम लोग डेफिनेटली अपने
डिस्क्रिप्शन में लिंक भी शेयर करेंगे। सो अब हम लोग बात करते हैं जो हमारा बहुत ही दोनों का म्यूचुअली इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मार्केट्स के बारे में। सो मार्केट के बारे में आप थोड़ा सा ब्रीफली बताइए कि आपने कैसे स्टार्ट किया, और ओवरऑल मतलब मैं तो 2006-07 से हूँ मार्केट में, तो हमने ऑलमोस्ट सारे फेसेस देखे हुए हैं मार्केट में। तो आपका मनी को लेके क्या व्यू रहा है अभी तक? और मार्केट में डेफिनेटली लोगों को लगता है, या बहुत सारे लोगों का ये व्यू है कि मेजर लोग आते हैं पैसे के लिए, बट मुझे लगता है कहीं ना कहीं कि पैसा इज अ सेकेंडरी जब आप मार्केट में आ रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे और रिसोर्सेज हैं जिसमें आप पैसे बना सकते हैं, और बहुत सारे और मीडियंस है जिससे आप अच्छे और बहुत ज़्यादा पैसे बना सकते हैं। तो मुझे लगता है कि जो लोग मनी पे फोकस्ड होके आते हैं मार्केट में और लर्निंग को साइड रखते हैं, उनको मार्केट उसी तरीके से बाहर भी करता है। तो आप थोड़ा सा मार्केट की जर्नी के बारे में अपने थॉट्स बताइए, और कैसे आपने स्टार्ट किया, और क्या आपकी कुछ लर्निंग्स के बारे में बताइए, आपके कुछ फेलियर्स के बारे में बताइए, जिससे हमारे व्यूअर्स हैं जो अगर पार्टिसिपेट कर रहे हैं मार्केट में, तो उनको कहीं ना कुछ इनपुट्स मिले। मार्केट्स के बारे में ना भैया मेरा ये कहना है कि जैसे आप किसी अच्छे डाइटिशियन के पास जाओ तो वो ये क्या बोलता है आपको, यू ईट गुड, तो वजन कम होना विल बी बिकम्स अ साइड इफेक्ट। अगर आप अच्छा खाएंगे तो आपका वजन अपने आप कम होते जाएगा। तो वही बात है मार्केट्स में, अगर आप अच्छा पढ़ेंगे और आप फैक्ट पढ़िए, लोगों के व्यूज पढ़िए, पर ब्लाइंडली फेथ मत कीजिए। जैसे मैं 3 एक्सपर्ट्स को सुनता हूँ सपोज, तो तीनों एक्सपर्ट्स अपनी अपनी राय रखते हैं। आपको अपनी राय बनानी है, आपको किसी की राय पर निर्भर नहीं होना चाहिए। राइट। आप उतना पढ़ो कि आपकी कोई राय बन जाए, तब आप धीरे धीरे मार्केट में आगे बढ़ो। और मार्केट तो देखिए, वो तो मार्केट नॉलेज के साथ साथ आपके पर्सनालिटी कल्ट पे भी बहुत डिपेंड करता है। आप कितना मार्केट से इंगेज कर सकते हो। अब जो लोग ऐसे हैं जो अपनी फेलियर एक्सेप्ट नहीं कर पाते, उनको मार्केट में सबसे ज़्यादा तकलीफ होती है। राइट। आपने गलत स्टॉक गलत भाव में खरीद लिया, अब आपको दिख रहा है कि नीचे जाएगा, पर आप उसको बेच के बाहर नहीं हो पा रहे। फिर आपको दिख रहा है कि ये स्टॉक यहाँ से ऊपर जाने वाला है, लेकिन आप खरीद नहीं पा रहे हो। तो अपने अंदर, अपने मन के अंदर जो तरह तरह के डाउट्स होते हैं, उन डाउट्स से जीतना ही सबसे बड़ा मार्केट में चैलेंज होता है मेरे हिसाब से। ग्रेट। आपने आई थिंक कब स्टार्ट किया था? 2008 में? हाँ, मैंने क्या किया, पहले 2008-9 में मैंने कमोडिटी में इन्वेस्टमेंट किया। ओके। पर मैं गलत साइकिल में फंस गया। मतलब मैं तो मार्केट में एंटर हुआ और जीएफसी हो गया, मतलब ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हो गया। हाँ हाँ हाँ। तो वो तो अनफोर्सीन इवेंट था। हाँ, क्रूड बहुत शूट अप हुआ था उस टाइम पे। क्रूड शूट अप हो गया और क्या नाम है, स्टॉक्स पूरे डाउन हो गए। डाउन हो गए थे। एक्चुअली सब आपस में कनेक्टेड है ना, क्रूड, कमोडिटी, बॉन्ड्स और स्टॉक्स। तो हम मतलब वी वर अनलकी। फिर मैंने छोड़ दिया। फिर मैं 2020 में फिर ज्वाइन किया, जब मेरे को लगा कि यार तो दैट टाइम यू वर हाँ। सुपर लकी। तो जो पिछला बैकलॉग उस टाइम तो इट वाज इट वाज अ गार्डन वॉक की, मतलब कभी भी कुछ भी खरीद लो, आप बेवकूफ बन नहीं सकते। हाँ, तो बहुत सही वैल्यूएशन में उस समय से हमने स्टार्ट किया अपना एक तरीके से बोलना जर्नी मेरी और आपकी। और वो तो एक्चुअल में गोल्डन पीरियड था। मुझे लगता है 2020 में मेरे को 15-16 साल हो गए, पर 2020 में जो एक इजी केक था, वो कभी नहीं था। वो कभी नहीं था। और मुझे लगता भी नहीं कि आने वाले 10-15 साल में, इवन अभी का जो क्रैश हुआ था मार्केट में, वो जो क्रैश था वो बहुत ज्यादा पेनफुल था। क्योंकि मुझे लगता है जो टाइम बेस्ड ड्रॉडाउन था, जैसे सितंबर अक्टूबर से जो मंदी चालू हुई वो पूरा अप्रैल तक आ गई, उस टाइम पे ऐसा नहीं था। वो शॉर्ट टर्म था। मार्केट क्रैश भी हुए, बट उतने फास्ट रिकवरी भी मार्केट में देखने के लिए मिली थी। तो खैर वो एक बहुत ही अलग इवेंट था। और वो तो तो वो एक वो क्राइसिस का मैग्नीट्यूड भी बहुत था। मतलब अगर ऐसा क्राइसिस पूरी दुनिया में होगा तो सरकारों पे ये दबाव होता है कि वो किसी तरह से आम आदमी को रिलीफ दें। राइट।
उनको। और इसी का आप अभी असर देख रहे हो कि वर्ल्ड पॉलिटिक्स में डोनाल्ड ट्रम्प जैसे लोग भारी है जो पॉपुलिस्ट मैंडेट के साथ आए हैं। राइट। तो पॉपुलिज्म बढ़ता कैसे है? जैसे आप 2020 में जब लोग मरने लगे तो दुनिया के नेताओं ने सोचा कि हमको तो लोगों को राहत देनी पड़ेगी। अब लोगों की ये उम्मीद है कि हर नेता आके कोविड को कंटिन्यू करेगा, और वो उन्हीं को वोट देना चाहते हैं जो ये प्रॉमिस करते हैं कि हम आपको ये फ्री भी दे देंगे, राइट आपके लिए लाइफ इतनी इजी। राइट लाइफ को कोई पॉलिटिशियन अगर आपको आपकी लाइफ इजी बना रहा है तो आप ये मान के चलो कि फ्यूचर से बोरो करके आपको प्रेजेंट में खर्चा कर रहे हैं। राइट। तो अब तो इसीलिए आप देखते हो कि मतलब मार्केट में अब फ्लोर बहुत स्ट्रांग हो गया। मतलब इतना पहले तो मार्केट 12-15-20% 25% ऐसे ही गिर जाता था। अब तो 12-15% तो मार्केट गिर जाए तो मतलब त्राहिमाम शुरू हो जाता है। राइट। मेरे को तो लगता है अगर 25-30% मार्केट गिर जाएगा तो गवर्नमेंट ना गिर जाए, मतलब इतना प्रेशर है गवर्नमेंट के ऊपर भी। राइट। हाँ, क्योंकि पहले हम लोग देखते थे कि मार्केट नॉर्मल 15-20% करेक्ट होते थे, उसके बाद रिकवरी भी होती थी। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पर्सनली भी अगर हम लोग देखें तो उस समय जिस स्केल पे हम लोग इन्वेस्टेड थे या ट्रेड थे, और उसके बाद आज की डेट में जिस हिसाब से इन्वेस्टेड है, तो कहीं ना कहीं वो एक स्केल अप बढ़ गया, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है उसका भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट हमको डायरेक्टली पड़ता है, क्योंकि आप जिस स्केल पे प्ले कर रहे थे उस टाइम पे और उससे अभी अप स्केल हुआ है आपको, तो कहीं ना कहीं ट्रेंड भी आपको पड़ता है ना, बिल्कुल पड़ता है। अब आप वो तो जितना बड़ा आप पैसा लगाने जाओगे, बनाना चाहोगे, उतना आपको देने के लिए भी रिस्क भी उतना बढ़ेगा। हम लोगों ने स्लो स्टार्ट्स की जरूरत है मार्केट में। आप धीरे धीरे शुरू कीजिए, थोड़ा देखिए, 1-1.5 साल अलग 1-2 साइकिल समझिए, धीरे धीरे आप उसको आगे बढ़िए। मैं एक चीज जरूर लोगों को सजेस्ट करूंगा, न्यूज़लेटर्स पढ़िए। न्यूज़लेटर्स जो हैं, जैसे आप मनी कंट्रोल का न्यूज़लेटर है, या बिजनेस स्टैंडर्ड का न्यूज़लेटर है, या इकोनॉमिक टाइम्स का न्यूज़लेटर है, या ब्लूमबर्ग का न्यूज़लेटर है। तो एक न्यूज़लेटर जो होता है वो एक दिन का खाना होता है। अगर आपने एक न्यूज़लेटर पढ़ लिया तो मार्केट्स उस न्यूज़लेटर्स के ऊपर बहुत रिएक्ट करते हैं। राइट। कि क्या हुआ और क्यों हुआ और उसका क्या असर हुआ। तो जैसे चल भाई, आप मैक्रो इकोनॉमी को काफी ज्यादा एक तरीके से ट्रैक करते हैं, तो ओवरऑल इंडिया में जैसे हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, तो कहीं ना कहीं डेफिनेटली हम इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं अभी, तो कहीं ना कहीं बायसेस तो रहता है हमको इंडिया को लेके। बट अगर विदाउट बायस अगर हम लोग बात करें वर्ल्ड मार्केट की, या हम लोग बात करें कि भाई ओवरऑल अगर चाइना हो गया या यूएस मार्केट हो गया या कुछ इमर्जिंग मार्केट्स हो गए, तो उस पे आपको क्या लग रहा है अभी कि मनी का जो फ्लो है वो किस तरीके से इनरूट हो रहा है, या फ्यूचर में आपको क्या इंडिया लगता है आने वाले टाइम में, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म अगर हम लोग बात देखिए शॉर्ट टर्म में तो अब क्या है कि यूएस गवर्नमेंट की एक स्टेटेड पॉलिसी है 333। जब डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन जीत के आया, उनका नया ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट को बनाया, तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि हमारी पॉलिसी है 333। हमको 3% फिस्कल डेफिसिट चाहिए, 3% यूएस में ग्रोथ चाहिए, और 3 लाख बैरल पर डे का इक्विवेलेंट क्रूड प्रोडक्शन एक्स्ट्रा चाहिए। तो आप देखिए तीनों जो पॉलिसी है उनकी, अगर आपको 3% डेफिसिट चाहिए तो आपका तो अभी डेफिसिट 6% है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? जॉब कट्स करने पड़ेंगे, आपको ट्रेड डेफिसिट कम करना पड़ेगा, है ना। देखिए ये सीखना चाहिए लोगों को कि एक गोल को फिक्स करके उसके पीछे चेष्टा कैसे की जाती है ना। तो अब वो फोकस्ड है कि हमको 3% डेफिसिट लाना है, तो 3% डेफिसिट लाने का 2 ही तरीका है, खर्चा कम करो, कमाई बढ़ाओ। तो वो टैरिफ लगाना चाहते हैं, है ना। अब टैरिफ का जो साइड इफेक्ट होगा, महंगाई बढ़ेगी, उसको कम करने के लिए क्रूड गिराना चाहते हैं, है ना। तो वो उनका सेकंड गोल आ गया कि 3 लाख बैरल उनको क्रूड प्रोडक्शन बढ़ाना है। तो अब आप जब अब 3 लाख बैरल क्रूड प्रोडक्शन अगर आप
बढ़ा लेते हो तो उससे क्या होगा, आपकी ऑयल इंडस्ट्री बढ़ेगी, आपके यहाँ जो है नए एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, नया एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, नया मैन्युफैक्चरिंग आएगा, तो उससे आपके 3% ग्रोथ आएगी। ग्रोथ आएगी। तो ये बिल्कुल सिंपल फार्मूला है। अब जब वो उसका पीछा करते हैं तो बाकी जो दुनिया है वहाँ उथल पुथल हो रही पर यूएस गवर्नमेंट या मैं डोनाल्ड ट्रम्प के बारे में सन 2000 से पढ़ रहा हूँ, तो ही इज अ डिटरमाइंड पर्सन। उनकी जो पॉलिसी है वो उससे इतने जल्दी हिलने वाला नहीं है। तो आप ये मान के चलो इन्वेस्टर्स को ये पॉलिसी अभी पसंद नहीं आ रही है। तो अभी तो शॉर्ट टर्म और नियर टर्म में तो यही दिखता है कि मनी विल फ्लो टुवर्ड्स इमर्जिंग मार्केट्स। अब इमर्जिंग मार्केट्स में क्या है, दुनिया में भारत, रशिया और चाइना सिर्फ 3 देश ऐसे हैं जहां अमेरिका की फौज तैनात नहीं है, जो मिलिटरीली अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। तो कोई इन्वेस्टर जब ये देखता है कि हम अमेरिका से पैसा निकाल के जाएं तो हम जाएं कहाँ? राइट। तो यूरोप अपने डिफेंस नीड्स के लिए अभी भी अमेरिका के ऊपर बहुत डिपेंडेंट है, पर इंडिया इंडिपेंडेंट है। राइट। भाई रशिया और चाइना तो एनिमी हो गए, तो इसलिए ऐसा एंटिसिपेटेड है कि अगले 1 साल 1.5 साल में आप एक 3-4 हज़ार पॉइंट का स्विंग निफ्टी में सिर्फ एफआई बाइंग की वजह से देखोगे। ओके। कि एफआई बाइंग आई और लॉट्स में आई, और जो इंडेक्स इन्वेस्टिंग है स्पेशली जो आपके निफ्टी है या फ्रंटलाइन स्टॉक्स जो हैं, एफआई बाइंग्स तो उनमें ही आती है। क्योंकि एक बात समझने की है, जो एफआईआई है वो भी पब्लिक मनी मैनेज कर रहा है, उसका खुद का पैसा नहीं है। आप एक पेंशन फंड हो, आप जापान के इन्वेस्टर से या यूएस के इन्वेस्टर से या कनाडा के इन्वेस्टर से पैसा उठा रहे, तो आप आके यहाँ इंडिया का स्मॉल कैप मिड कैप नहीं खरीद सकते। राइट। कहीं ना कहीं आपको फ्रंट लाइन में जाना पड़ेगा, लिक्विडिटी भी चाहिए आपको लिक्विडिटी चाहिए, आपको प्रिडिक्टेबिलिटी चाहिए, स्टेबल मार्केट चाहिए, आपको स्टेबल चाहिए, आपको एग्जिट चाहिए। राइट। तो इसलिए क्या है, ये बहुत सिंपल फॉर्मूला है कि अभी इंडिया में जब ऐसा बोलते हैं ना कि जब एफआईआई का इनफ्लो हो तो दिमाग नहीं लगाना चाहिए, सिर्फ स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। ग्रेट। तो एफआईआई इनफ्लो है, आप सल्यूट करिए। एफआईआई इनफ्लो जब तक चलेगा तब तक तो मार्केट वन वे ऊपर जा सकता है यहाँ से। हाँ, ये जरूर समझिए कि पीछे अर्निंग आ रही है कि नहीं आ रही है। अर्निंग कैचअप कर रहा है, क्योंकि अल्टीमेटली अर्निंग ही ट्रूथ है। अब जैसे क्या था पिछले साल, तो इलेक्शन के प्री इलेक्शन जो 1 साल होता है उस टाइम किसी भी देश में आर्थिक गतिविधियां बहुत तेज होती हैं। तो अभी तक जो आप मार्च क्वार्टर का भी जो अर्निंग देख रहे हो तो उनका बेस बहुत अच्छा है पीछे। राइट। पर जून क्वार्टर में पिछले साल हमारे यहाँ इलेक्शन थे, तो अब जून क्वार्टर से बेस कमजोर हो जाएगा। तो आप देखोगे अर्निंग ईयर ऑन ईयर ग्रोथ बहुत अच्छी, मार्जिन सुधर जाएगा क्योंकि आपका इन्फ्लेशन कम हो गया, अभी कंज्यूमर इन्फ्लेशन भी कम हो गया। इन्फ्लेशन का भी एक साइकिल होता है। इन्वेस्टर्स को मैं एक लाइन में बताना चाहता हूँ कि जब इन्फ्लेशन बढ़ता है तो सबसे पहले एसेट प्राइस इन्फ्लेशन बढ़ता है, राइट। उसके बाद होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन बढ़ता है, उसके बाद थर्ड साइकिल में जाके कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन बढ़ता है। शेयर्स का बढ़ना, शेयर्स का महंगा होना है, शेयर्स का बढ़ना शेयर्स की कमाई बढ़ना नहीं है। राइट। वो दोनों कॉन्सेप्ट अलग अलग है। अलग है। भाई आप ऐसा समझो, एक सब्जी हाट बाजार में टमाटर बिकने आए, तो वही टमाटर कल 20 रुपए थे या 30 रुपए इसलिए बिक गए क्योंकि खरीदार ज्यादा आ गए। टमाटर की क्वालिटी वही है, बनाने वाले की मेहनत सेम ही है, परसेप्शन की लड़ाई है मार्केट। इसलिए ना कोई पूछता है कि मार्केट क्या है, तो एक लाइन में मार्केट इज द परसेप्शन ऑफ पब्लिक अबाउट द इकोनॉमी, कि आज हमारी जनता उस हमारी अर्थव्यवस्था के बारे में क्या सोच रही है, वो मार्केट आपको रिफ्लेक्ट करता है। तो अभी तो मतलब जब पूरी दुनिया में डूम ग्लूम है तो इंडिया एक उम्मीद की किरण दिख रहा है।
और लॉन्ग टर्म के बारे में तो मैं एक चीज़ ज़रूर बोलूँगा अंकुश भैया कि इंटरेस्ट रेट इंडिया में गिर रहे हैं। अब आप ये समझो, मान लो किसी कंट्री में इंटरेस्ट रेट 9% है, तो उस कंट्री की जो डेवलपमेंट पोटेंशियल है वो 12% है। मतलब आप जैसे हाई रेट का ब्याज का पैसा उठाते हो, तो जब आपके धंधे में रिटर्न ज़्यादा आएगा तभी तो आप हाई रेट का ब्याज दे पाओगे, है ना। आप देखते हो अमेरिका में 1%, 2%, 3% का 4% का इंटरेस्ट रेट, तो वहाँ क्यों है? क्योंकि वहाँ पे अब उतना अर्निंग जनरेट करने का पोटेंशियल ही नहीं बचा। राइट। तो अब आज से 10, 12, 15 साल पहले अपन इंडिया में भी रेपो रेट 14%, 18% देखते थे। अब हम देख रहे हैं कि इंडिया की रेपो रेट 6%, 5%, 5.5% आ गई। तो अब मान लो आप एक बेस पकड़ रहे हो कि आज इंडिया का रेपो रेट मान लो 5% है, तो 5% के ऊपर 3.5% इन्फ्लेशन, तो 8.5% हो गया। उसके ऊपर 3% एंटरप्रेन्योरियल प्रीमियम, कि भारत के लोग बहुत ज़्यादा अच्छा बिजनेस कर रहे हैं। तो आप ये समझो कि हमारी इकोनॉमी का डेवलपमेंट मतलब रिटर्न जनरेट करने की जो ताकत है वो 12-13% है। अब आप 12-13% की ताकत में या तो आप 8% कमाओगे या तो आप 16% कमाओगे। मतलब आपका जो रिटर्न, आप कोई म्यूचुअल फंड खरीद लो, कोई पीएमएस खरीद लो, या आप खुद भी अगर एक नॉर्मल रिस्क, कम रिस्क के हिसाब से अगर इन्वेस्टिंग करोगे तो उसी रेंज में आपका रिटर्न आएगा। अगर ये इन्वेस्टर के दिमाग में एक बात क्लियर हो जाएगी तो उनको मार्केट कभी फिर क्या होता है, मार्केट में रिग्रेट बहुत दुख देता है कि पड़ोसी ने इतना कमा लिया, हम पीछे रहे। So, एक बात याद रखिए, कोई पड़ोसी सत्य नहीं बोलता। राइट। कोई सोशल मीडिया ने ये सिखा दिया अच्छी चीजें बताओ, बुरी चीजें बताओ ही मत। राइट। या वो बता ही वही रहे हैं जो वो चाह रहे हैं। हाँ, वो तो बिल्कुल वैसा ही है, वो आपको वही परोसा जा रहा है जो बिकेगा। तो इसलिए क्या है, शॉर्ट टर्म में अच्छा दिखता है, मीडियम टर्म में ठीक दिखता है, लॉन्ग टर्म में पिछले 20 साल में जितना रिटर्न बना है उससे कम दिखता है कि आने वाले 20 साल में यहाँ से, क्योंकि अब जैसे जैसे वो बढ़ेगा, पर अपॉर्चुनिटी ऑलवेज एग्जिस्ट। मार्केट तो ऐसा है कि आज सुबह अगर आपने एक सही मूव ले लिया तो आप एक हफ्ते में इतना पैसा बन जाता है कि आप बोलते हैं ना कि देयर आर ईयर्स व्हेन नथिंग हैपेंस, बट देयर आर डेज व्हेन डिकेड्स हैपन। राइट। तो वो तो रोज एक लड़ाई है और रोज एक मौका भी है। मतलब ग्रेट ग्रेट। सो काफी अच्छा लगा चल भी आपसे बात करके। कुछ क्लोजिंग थॉट्स आपको देना चाहें हमारे व्यूअर्स को? तो भाई मैं तो यही बोलता हूँ कि जिंदगी जीने के लिए है, अच्छा पढ़िए और अपना छोटे छोटे गोल्स बना के प्लानिंग करके आगे बढ़िए। जैसे मैं आपको एक बताता हूँ, एक शो यूट्यूब में आता है, द डेविड रूबिनस्टाइन शो। ओके। तो वो डेविड रूबिनस्टाइन इज अ बिलियनर फ्रॉम कनाडा। तो वो क्या करते हैं, बिजनेस इंडस्ट्री के जो सक्सेसफुल लोग हैं, जैसे पहले डोनाल्ड ट्रम्प वाज आल्सो बिजनेसमैन, वॉरेन बफेट, डोनाल्ड ट्रम्प या मासायोशी सन, या जो भी हुज हु, जनरल इलेक्ट्रिक्स का जो चेयरमैन है, बोइंग का जो चेयरमैन है, दे इंटरव्यू देम। ओके। और छोटे छोटे 22-22 मिनट के इंटरव्यू होते हैं। मैंने देखे ऑलमोस्ट 150-200 इंटरव्यू देखे, मैंने बहुत सीखा उससे। क्योंकि जो लोग बिजनेस में आगे बढ़े, सक्सेसफुल हुए, उनकी लाइफस्टाइल ही ऐसी है जो आपको सीखनी चाहिए। और हमारा भी यही एम है ये स्टार्ट करने का कि लोगों को थोड़ा जो है लोगों को, तो आप इस तरह का अच्छा देखिए, साहित्य जो है वो समाज का सृजन करता है। आप अच्छा साहित्य पढ़ेंगे, आप वीडियो देख रहे हैं, आप अच्छा वीडियो देखेंगे तो आपके साथ भी अच्छा होगा। अब आप रील देखेंगे तो फिर
फिर तो उसका खराब इम्पैक्ट कुछ सालों बाद दिखेगा राइट सोसाइटी में। राइट, नहीं होता है वो। और कहीं ना कहीं थोड़ा सा लोगों को भी समझ में आ और रियलाइजेशन हो रहा अपनी है। जिंदगी पर्पस के लिए होनी चाहिए। मतलब आप अपने आप को 2 साल में कहाँ देख रहे हो? राइट। आप एक सुबह उठ के आंख बंद करके सोचो कि आज से 1 साल के बाद मैं अपने आप को कहाँ पा रहा हूँ, 5 साल में कहाँ पा रहा हूँ, 10 साल में कहाँ पा रहा हूँ। आपके घर में एक कैलेंडर रखा होगा पिछले 1 साल का। मैं एक जेफ बीजोस का एक इंटरव्यू देख रहा था, वो बोलता है कि हमारे पास आने वाले 3 साल का कैलेंडर है। तो बोले अगर हम आज बैठे हैं तो हम 1.5 साल 2 साल बाद जो प्रॉब्लम आने वाली है उसका सोल्यूशन आज बैठ के ढूंढ रहे हैं। राइट। तो हाउ प्रेडिक्टेबल दे आर मेकिंग द लाइफ। आपकी लाइफ में डिस्टर्बेंस नहीं, कम होना चाहिए। हम ये जो रोज रोज के जो अनसर्टेनिटी है, इससे हम बहुत परेशान हो रहे हैं। मेक योर लाइफ सिंपल। थोड़ा खाइए, हेल्दी रहिए। ज़्यादा खाएंगे तो तकलीफ होगी। तो वही आप आज अपना एक सिस्टम बनाइए, एक रूटीन बनाइए, थोड़ा हेल्थ कॉन्शियस रहिए, थोड़ा सोसाइटी को लेके कॉन्शियस रहिए, रूल ऑफ लॉ फॉलो कीजिए, तो जिंदगी तो अच्छी चलनी है। ग्रेट। सो काफ़ी अच्छा डिस्कशन हुआ विचल भी आपसे, और मुझे लगता है कि आपके साथ तो बहुत सारे और पॉडकास्ट करने पड़ेंगे और बहुत सारी चीज़ें हैं आपके पास डिस्कस करने के लिए, इंस्पायर करने के लिए। और थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया। थैंक यू सो मच। और मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छा लोगों को लर्निंग रहेगी। और अगर आपके कुछ फीडबैक्स हैं फ्रेंड्स, तो आप हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और आप अगर किसी पर्सन को चाहते हैं कि हम उनको पॉडकास्ट में इनवाइट करें तो डेफिनेटली आप सजेस्ट करिए। आज के गेस्ट थे हमारे अविचल भाई, जिससे काफ़ी अच्छा हमारा डिस्कशन हुआ, काफ़ी सारी चीज़ें सीखने के लिए मिली, और होप उन्होंने भी इंजॉय किया होगा और उनको भी काफ़ी अच्छा एक फील दिया होगा हम लोगों ने। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू।